नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम जीवों को संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है, भाई इसी प्रकार से भूमि में भी 16 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत हमारे पेड़ पौधों को पड़ती है, हमारी फसलों को पड़ती है। इन पोषक तत्वों की कमी या अधिकता का सीधा असर हमारी फसल पर दिखता है, क्योंकि अगर हमारी फसल के अंदर किसी पोषक तत्व की अधिकता हो गई या कमी हो गई तो वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, उसमें फलन की परेशानी आएगी। तो किस प्रकार से इन पोषक तत्वों को संपूर्ण प्रबंधन किया जाए, तो यही है जानने का आज का विषय कि रबी की फसलों में एकीकृत पोषक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे एक विशेष अतिथि जो कि है डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक हैं। ये राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम जी डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि पोषक तत्व प्रबंधन करना क्यों चाहिए और होता क्या है। मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसा कि सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप अपने इंट्रोडक्शन में बता चुकी हैं कि पौधे जो है पोषक तत्व के बिना जो है सूख जाते हैं, इनमें फलन नहीं होता। तो पोषक तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण जीव पौधों के लिए है। सभी जीव जो है अपने ग्रोथ के लिए या बढ़वार के लिए जो है पोषक तत्व ही लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पौधों के लिए मिट्टी से, जैसा कि मैडम ने बताया कि 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, अब नए में जो है 17 तत्वों की आवश्यकता हो गई, एक तत्व और बढ़ गया है। हाँ जी। तो इन्हीं जो इसको पौधा ले करके अपना ग्रोथ करता है, इन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। हाँ जी। ये पोषक तत्व जो है 17 हैं और इनको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा। एक को कहा जाता है मुख्य पोषक तत्व और दूसरे को कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। जी जी। मुख्य पोषक तत्व में मेन आते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अच्छा। और इसी के साथ जो है जो मुख्य पोषक तत्व में एक दूसरा क्लासिफिकेशन दिया गया है कि द्वितीय पोषक तत्व, इसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। जी जी। इसके बाद जो दूसरा मतलब कि ग्रुप है जिसको हम बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्व जी, उसमें आते हैं आपके जो है बहुत सूक्ष्म, जिसको पौधा जो है बहुत सूक्ष्म मात्रा में कहा जाए कि इसको जो है मापा भी नहीं जा सकता। इसमें जो है 2 पोषक तत्वों को जो 2 ग्रुप में बांटा गया है। हाँ, जिसको कहते हैं एक मुख्य पोषक तत्व, दूसरे को जो है सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में जो है आपके जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। हाँ, और सूक्ष्म पोषक तत्व में जो है आपके जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और एक नया तत्व जो जुड़ गया है वो निकिल है। इन्हीं तत्वों को पूरा करने के लिए हम जो है आज के समय में जो है एकीकृत पोषक तत्व के थ्रू जो है इस सिस्टम को ला करके जो है हम पूर्ति करते हैं। तो सब जरूरत क्यों पड़ती है? अगर किसान भाइयों को समझाना चाहे कि इसकी जरूरत है तो क्यों पड़ती है वो जरूरत? हाँ, ये भी आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। आज किसान जो है अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेते हुए या अपना अधिक उपज लेने के लिए या पैदावार लेने के लिए किसान जो है तरह तरह की जो है विधाएं अपनाता है। सबसे पहले जो है 1960 के दशक में जो हरित क्रांति जब आया तो उस समय जो है किसान भाई जो है नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का प्रयोग किए। अब बहुत ज़्यादा करने, फिर बाद में कुछ जानकारी हुई कि नहीं फास्फोरस भी इसमें दिया जा सकता है, तो फास्फोरस को देने लगे। धीरे धीरे जो है 1-2 तत्वों को और जोड़े, लेकिन और शेष जो तत्व हैं, जैसे 17 तत्व में से उनको जो है किसान जो है नहीं दे पाता था। क्योंकि धीरे धीरे रासायनिक खाद की मात्रा जो है बढ़ती गई। किसान जो है इसके ऊपर आत्मनिर्भर हो गया कि हमको रासायनिक खाद ही देना है। धीरे धीरे जो है वो जो है जैविक खादों को भूल गया, जैविक खाद नहीं देता था, जिसके कारण जो है 17 तत्वों की कमी जो है धीरे धीरे पौधों में देखने को मिला। कि केवल किसान जो है रासायनिक उर्वरक थ्रू जो है मात्र 2 या 3 तत्वों को देता था और शेष तत्व जो है तो जो जैविक उर्वरक हैं या जैव खाद है, इसमें जो है 16 से 17 तत्व जो होते हैं ये सभी जो है पर्याप्त मात्रा में पौधों में खाद में रहते हैं, जो मिट्टी में देने पे पौधों को उपलब्ध होते हैं, जिससे पौधा अपना जो है पैदावार जो है आसातीत जो है करता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कहते भी आए हैं किसान भाइयों को कि आप भूमि की जो है परीक्षण करवाइए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी भूमि में किस पोषक तत्व की कमी हो रही है। तो कितनी आवश्यकता होती है, किसान भाइयों को कब करवाना चाहिए? नहीं, किसान भाइयों को कभी भी कोई भी मतलब फसल लगावे तो फसल लगाने से पहले हम लोगों का यही सुझाव होता है, यही सिफारिश होता है कि आप बिना मिट्टी परीक्षण जो है कराए कोई भी उर्वरक मत दीजिए। अच्छा। इस तरह से करना ठीक उसी तरह से है कि जैसे बिना डॉक्टर को दिखाए आप दवा खा रहे हैं। हाँ जी। तो कोई भी फसल लगावे तो आप जो है मिट्टी परीक्षण जरूर करावें। मिट्टी परीक्षण से ये होता है कि आपके खेत में किस तत्व की कमी है, कितने मात्रा में देना चाहिए, तो
इससे जो है मिट्टी परीक्षण से पता चल जाता है, इसलिए मिट्टी परीक्षण कराना अति आवश्यक है। जी, कुछ विधि अगर आप बताना चाहें किसान भाइयों को कि उनको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जब वो मिट्टी परीक्षण करवाते हैं तब। नहीं, मिट्टी परीक्षण कराते समय जो है आप जो है जो सावधानी लेना होगा, तो पहले तो हम जैसे आपको पता है कि मिट्टी परीक्षण करा लेना ही चाहिए, लेकिन जब मिट्टी परीक्षण कराने के लिए आप जो है जैसा वैज्ञानिक बताया हुआ हो या जहाँ से आपको स्रोत मिला हो कि आपको मिट्टी कैसे लेना है, तो मिट्टी लेने का ढंग बताया गया होगा, लेकिन उसमें कुछ सावधानियाँ होती हैं। उस सावधानियों को बरतते हुए, जैसे आप मेड़ के पास की मिट्टी न लें, आपके खेत में मतलब कि छायादार वृक्ष हो उसके नीचे की मिट्टी न लें, आपके खेत में कहीं जो घूरा लगा हुआ हो जो कार्बनिक खाद का है उसके पास की मिट्टी न लो। और इसके बाद जब हम जो थैली लेते हैं या जो पात्र लेते हैं जिसमें कि हम इस मिट्टी को लेते हैं वो किसी रासायनिक पदार्थ का न हो, इनको लेकर के हम जो है मिट्टी जो है लेते हैं, ये सावधानियाँ रखते हैं। और इसके बाद जो भी वैज्ञानिक द्वारा या जो भी किसी विभाग या जिसके द्वारा आपको सिफारिश दी जाए कि मिट्टी परीक्षण करा लिए हैं, आप इतने मात्रा में उर्वरक दीजिए, मात्रा आपको उर्वरक बताई जाती है उतनी ही मात्रा में दें, उससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी, जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसका एक हेल्थ कार्ड बनता है, ऐसे एक सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनता है, तो किसान भाइयों को उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से आप उन्हें बताएंगे कि जैसे कि अभी हमारे खेतों में खड़ी हुई है खरीफ की फसल, आने वाले दिनों में हमारे किसान भाई लेंगे रबी की फसल, तो उस सॉइल हेल्थ कार्ड से उनको क्या जानकारी मिलती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मैडम। इसमें जो है बहुत ज्वलंत मतलब चल रहा है, 2-3 सालों से सॉइल हेल्थ कार्ड पर एक जो योजना भी चल रही है, इसमें जो है हर किसान के खेत की जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है और उसमें उनके खेत के जो है 12 पैरामीटर जो लिखे रहते हैं, जो पोषक तत्व हैं कि कितने मतलब कि क्या उसकी मतलब की स्थिति है, उस कार्ड में मेंटेन रहता है। और किसान जब अपनी जो भी सूचनाएं देता है कि हम कौन कौन सी फसल लगाएंगे, उस फसल के अनुसार उसमें उर्वरक की संस्तुत मात्रा भी बताई जाती है। ये किसान को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है हर साल तो नहीं बन पाता, 3 साल में जरूर एक बार जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है मैडम बनवा लेना चाहिए। अच्छा जी 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 बिल्कुल। किसान भाई ये चाहते हैं कि हमारे खेतों से हम भरपूर पैदावार प्राप्त करें, उसके लिए वो जाते हैं सीधे रासायनिक खाद की तरफ। रासायनिक खाद जब वो प्रयोग में लाते हैं तो किन किन बातों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न की मैडम। इसमें जो रासायनिक खाद पे खूब किसान मतलब कि जोर भी दे रहे हैं, तो हम किसान भाइयों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रासायनिक उर्वरक जब भी आप दें, तो जैसे पीछे भी बताया कि बिना मृदा परीक्षण कराए आप मत दें, तो मृदा परीक्षण करा लें। इसके बाद 4 जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा, 4 आर कहें या 4 स कहें जी। कभी भी जो फसल लगाएं उसके लिए सही उर्वरक का जो है चुनाव करना चाहिए कि हम कौन सी फसल लगा रहे हैं, तो फसल मतलब कि खाद का जो है उर्वरक का जो है चुनाव कर लें कि कौन सी हम दें। जैसे आप दलहनी फसल लगा रहे हैं या तिलहनी फसल लगा रहे हैं, उसमें सल्फरधारी उर्वरकों का जो है जरूर का जो है चुनाव करें। यदि दूसरी फसल लगा रहे हैं तो उसमें आप जो है डीएपी का जो है भले मले की यूज कर सकते हैं फास्फोरस देने के लिए। इसे दूसरा स जो आता है, दूसरे स से मात्रा है मतलब है कि सही मात्रा जी। दूसरे स से मतलब स से मतलब है कि सही मात्रा, जो भी उर्वरक दें फसल के अनुसार सही मात्रा में, जो भी मीठा परीक्षण के द्वारा बताया गया हो कि कितने मात्रा में देना, तो सही मात्रा में देना चाहिए। तीसरे स से मात्रा मतलब है कि सही समय का ध्यान दें कि कब खाद देना चाहिए, उस समय का जरूर मतलब कि विशेष ध्यान दें। किसान भाई इसी बीच में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे आप धान की फसल लगाते हैं, पीछे का ही भले खरीफ का ही बता दे रहे हैं, आप जो है धान की रोपाई करने के बाद आप डीएपी फास्फोरस धारी उर्वरक या पोटाश धारी उर्वरक देते हैं, या बहुत से रबी में भी मतलब इस तरह करते हैं कि बाद में डीएपी का भी छिड़काव कर देते हैं। तो ये सब नहीं, इसका जो है सही मतलब होना चाहिए कि कब देना चाहिए। तो ये जो है बुआई से पहले, मचाई से पहले, हर समय बीज को बोने से पहले देना चाहिए। अच्छा। और चौथे स का मतलब है कि सही विधि अपनावें। हाँ जी। कि किस विधि से देना चाहिए, कौन सी खाद है तो मतलब कि विधि कौन सा अपनाएं। तो ये चारों चीज़ों का समावेश करेंगे तो आप जो है रासायनिक खाद का जो है पूर्ण जो है उपयोग कर सकते हैं जी। किसान भाइयों आप कहीं मत जाइएगा, अभी हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि रबी की फसलों में एकीकृत पोषक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। इस विषय को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, हमने अभी बात की आपसे पोषक तत्व प्रबंधन के विषय में। कार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका प्रबंधन किसान भाइयों को किस प्रकार से करना चाहिए? बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं आपने। कार्बनिक खाद में जैसे किसान भाई बहुत पहले से भी कार्बनिक खाद के बारे में जानते थे, हम लोग अग्रज भी जानते थे कि इसमें आपकी गोबर की खाद आती है, कंपोस्ट आते हैं, अभी इसमें बर्मी कंपोस्ट बनना शुरू हो गया है, नाडेप कंपोस्ट बनाते हैं, ये सब कार्बनिक खाद में आते हैं। इसी के साथ आपका जो है हरी खाद, ये भी जो है कार्बनिक खाद में ही आते हैं। जी जी जी। और इस समय देखा जा रहा है कि किसान भाई पशु जो है बहुत कम पाल रहे हैं। हाँ जी। पशुओं के पास किसान भाइयों के पास पशु नहीं हैं, तो उनके लिए जो है कार्बनिक खाद के लिए जो है अभाव पड़ा है कि हम कहाँ से कार्बनिक खाद लाएं कि हम दें। जी। तो उनके लिए सबसे बड़ा सुझाव हम देंगे और जानकारी देंगे कि जिन किसान भाइयों के पास पशु नहीं हैं, यदि उनके पास पानी का साधन हो तो वो जो है हरी खाद का प्रयोग जरूर करें। हरी खाद के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, किसान भाई जो है घर पे ही मतलब कि अपने ढंग से ही मतलब कि कर सकते हैं कि जब भी उनका खेत खाली हो, जैसे मई जून के महीने में उनका खेत खाली होता है, तो 15 मई के आसपास में जो है ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया आदि फसलें जो है अपने खेत में लगा दें यदि पानी की सुविधा हो तो। हाँ जी। और इसको जो है बढ़ने दें, और जब ये पौधा 40 से 45 दिन का हो तो इसके बाद पानी लगा करके आप खेत में जो इसको मिला दें। इसको मिला करके धान की रुपाई करें तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक रबी की बात आई कि आज हम रबी के बारे में चर्चा करते हैं, हाँ जी। तो बहुत से किसान भाई पड़त छोड़ करके रबी में कुछ फसल नहीं लेते, पड़त के रूप में छोड़ देते हैं और खेत को खाली छोड़ देते हैं, बार बार जुताई करते हैं, जिससे लागत बढ़ती है इससे। तो उसमें जुताई न करके किसान भाई वहाँ पे अगस्त और सितंबर के महीने में, सितंबर का फर्स्ट वीक ले लें, प्रथम सप्ताह या पूरा अगस्त ले लें। इसमें जो है वो सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, लोबिया और भी जो दलहनी फसलें इसको लगा करके 1 महीना छोड़ दें और इसको जो है ले आकर के अक्टूबर प्रथम सप्ताह में जुताई करके खेत में मिला दें। इसके बाद उसमें चाहे सरसों लें, चना लें, यहाँ तक कि गेहूँ लें, आलू लगावें, तो ये भी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। इस पर भी जो हम लोग जो है प्रयोग करके देखा है कि जब हम इस तरह का अमल करते हैं तो रबी की फसलें जो है बहुत अच्छी होती हैं और मिट्टी की जो है उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। तो आप इस तरह से जो है हरी खाद के थ्रू जो है आप रबी की फसल जो है बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने बात की रासायनिक खाद की। रासायनिक खाद तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन हो, भूमि का जीवन हो, पर्यावरण हो, सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप जैविक खाद प्रयोग में लाएं। जैविक खाद के अंदर अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्ट खाद की, तो किसान भाई कैसे बनाएं, उसको किस तरीके से प्रयोग में लाएं और उसके लाभ क्या क्या होंगे? बहुत अच्छा मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। किसान भाइयों, इस समय सबसे अच्छा जो यदि कंपोस्ट कहा जाए तो वर्मी कंपोस्ट ही है, क्योंकि गोबर का खाद बनाएंगे तो गोबर का खाद बनाने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, या कहीं साल भर लग जाते हैं। लेकिन उसी गोबर को यदि हम केंचुआ के द्वारा हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में बनाएं तो इसके लिए बहुत कुछ करना आपको नहीं करना है। आप जो है फर्श विधि अपनाइए। आप किसान हैं, बहुत मतलब नहीं कर सकते, आप फर्श पे ही जो है आप गोबर को जो है ढेर बनाइए और उस ढेर को जो है 3 फीट चौड़ा और लंबाई जितना अपने आवश्यकता से कर लें और उसमें केंचुआ जो है ले आकर के डाल दें और उस पर जो है बराबर जो है नमी बनाए रहें और उसको नमी बनाते हुए जूट की बोरी से हो तो ढक दें जिससे नमी न उड़े। तो इससे जो है आप जो है 40 से 45 दिन में आप जो है वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं।
और ये भी बनाने के लिए कई भी विधियां हैं, जैसे 1 गड्ढा विधि है, 2 गड्ढा विधि है, 4 गड्ढा विधि है, आप सबको अपना सकते हैं। लेकिन जो सरफेस विधि कह रहे हैं फर्श पर बनाने के लिए, ये आपके लिए किसान भाई बहुत अच्छा विधि है। इसमें कुछ लगना भी नहीं है, आप स्वयं भी मतलब इसे करके वर्मी कंपोस्ट बनाएं और इसको जो है अपने खेत में डालेंगे। खेत में डालने का तरीका क्या है कि आप जब कोई भी फसल लगाएं तो उसे लगाने से पहले 15 दिन पहले आप जो है खेत में इसको डाल दें, जिससे इसका जो है वहाँ पे भी जा कर के एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके द्वारा पोषक तत्व जो है उससे निकल करके पौधों को जो है मिलते हैं। इसके बाद इसको डालने से जो फ़ायदा होता है, फ़ायदा बहुत ही मतलब कि है कि आपका पैदावार जो बढ़ेगा, खेत की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, वायु संचार बढ़ेगा, हाँ जी। और जो कण होते हैं मिट्टी के उसको जो बांधने का भी काम करता है। और जो आप रासायनिक खाद देते हैं जी। उनको भी जो है एक तरह से कहा जाए कि उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उर्वरक में पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको जो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है तभी पौधा लेता है। तो वहाँ पे जो है ये छोटे छोटे जीव जो है क्रिया करके उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ाते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि फसल हमारी लगी हुई है खरीफ की, धान की फसल के जो अवशेष हैं किसान भाई उनको कैसे समाप्त करेंगे और आगे चल के वो खरीफ की फसल में नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि अवशेष हैं उनको जला देते हैं, तो क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत भर में जैसे ही जो है आप धान की फसल काटते हैं तो आपको समस्या होती है कि आप इसको हटावें कहाँ, तो आप जो है सीधे खेत में इसको जला देते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे नम्र गुजारिश है, सिफारिश है कि आप इसको जलावें ना, इसका भी उपयोग किया सकता है। आप जो है इसको सोना भी बना सकते हैं मिट्टी के लिए। तो आप इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको जो है खेत के एक कोने में जो है इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आपके जो विभिन्न प्रकार की जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपके IRI है, ICR है, आपके जो है मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, इन सब जगहों पे वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो किया गया है, बनाया गया है। हाँ जी। जो इसको आसानी से सड़ा देगा। अच्छा। तो सड़ाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो 20 रुपये की एक शीशी मिलती है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर में लेके होता है, उसमें जी जी आपको देखेंगे जो है थोड़ा सा मतलब कि मात्रा उसमें होता है। इसको ले आएंगे, मात्र 20 रुपये की मिलती है ये, और एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे, उसमें 180 लीटर पानी भर देंगे। हाँ जी। एक दूसरे बाल्टी में 1 किलो गुड़ लेंगे, केवल गुड़, और थोड़ा सा बेसन, आधा से 1 किलो बेसन लेंगे। इन तीनों चीज़ों को जो घोल लेंगे, उसमें जो है कल्चर जो 20 रुपये का लाएंगे उसको डाल देंगे। इसको घोल करके और जो 180 लीटर का पानी भरे हुए ड्रम में उसमें इसको डाल दीजिए, और डालने के बाद इसको घड़ी की दिशा में खूब घुमाइए। जब पूरा घुमाएंगे तो इस तरह से छोड़ देंगे कम से कम 7-8 दिन, तो ये देखेंगे कि क्रीम कलर का जो है आपका लिक्विड बन जाता है। हाँ जी। तो इसको जो है आप सीधे जो आप नरवाई इकट्ठा किए हुए हैं उस पर इसको छिड़क दीजिए, और छिड़कने के बाद जो है इसको छोड़ दीजिए जी। और एक बार पलटना पड़ेगा आपको, कम से कम 10-15 दिन के बाद पलट करके फिर दोबारा इसको जो है छिड़क दें, और इससे देखेंगे कि 30 से 35 दिन में आपका जो है जो नरवाई है वो सड़ करके जो बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाएगा, जिसको मिट्टी के लिए कहा जाए तो सोना है। इसे जो बहुत तरह के जो पोषक तत्व जो है पौधों को प्राप्त होंगे। जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जरूरी है प्राकृतिक खेती, चित्रकूट में ग्रामोदय मेला, प्रदेश के 86% पशु लंपी मुक्त, रबी फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें, जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि के अभियान को मिशन मोड में लेने के लिए उनका आभार मानते हुए कहा है कि इस पवित्र लक्ष्य से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित स्वरूप में छोड़ सकते हैं। इन अभियानों से मानव जीवन के साथ जीव जंतुओं की सुरक्षा व्यवस्था भी होगी। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती की दिशा में 2021 से कार्य आरंभ हुआ और अब तक 59,000 से अधिक किसान इस अभियान से जुड़ चुके हैं। डिजिटल कृषि में क्रॉप सर्वे, रेफरेंस रजिस्ट्री, फार्म रजिस्ट्री और पीएम किसान डाटाबेस का उपयोग कर प्रदेश के किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर हुई बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैठक में निवास कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया उपस्थित थे। प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर प्रस्तुतिकरण हुआ। बैठक में मणिपुर, असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि क्षेत्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग का अमला किसानों से लगातार संपर्क में है। किसान भाई सरलता से प्राकृतिक खेती कर पाएं, इस उद्देश्य से किसान भाइयों को देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रति माह 900 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहे विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल कृषि क्षेत्र में ई उपार्जन और फसल बीमा योजना से कृषकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। किसान और घर और खेत से ही कृषि उपज क्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर होने वाले इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ओतप्रोत शरद उत्सव भी मनाना होगा। ग्रामोदय उत्सव भी होगा। ग्रामोदय मेले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य भी शामिल होंगे। सचिव MSME श्री P नरहरि ने बताया कि मेले में 3 अलग अलग परिसर होंगे। एक परिसर में एक जिला एक उत्पाद के लिए विशेष रूप से प्रदर्शनी होगी। दूसरे परिसर में राज्य के सभी विभागों के लिए प्रमुख विभागीय कार्यक्रम, विकास गतिविधियां, योजनाओं, नीतियों आदि को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी तथा स्टॉल होंगे। तीसरा परिसर केंद्र शासन के मंत्रालय, उपक्रम तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए होगा। 4 दिवसीय मेले में अलग अलग विषयों पर सेमिनार, परिचर्चा और गोष्ठियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कोई स्टॉल शुल्क नहीं लिया जाएगा। संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर R.K. महिया ने बताया कि पिछले 2 माह में प्रदेश के कुल 17,553 पशु लंपी चर्म रोग की चपेट में आए हैं। इनमें से 15,073 यानी 86% इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 2,480 सक्रिय केसेस हैं, जिनका नियमित एवं निरंतर उपचार जारी है। लंपी चर्म रोग का प्रकोप प्रदेश में जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ था। प्रदेश के 14 जिलों में अभी तक इस रोग की पुष्टि प्रयोगशाला में हुई है। पड़ोसी राज्यों में लंपी के फैलने के बाद ही एहतियातन पशुपालन विभाग ने स्थानीय प्रशासन की मदद से सतर्कता बढ़ा दी थी। इसलिए पशु संख्या के मुकाबले मध्य प्रदेश में लंपी पीड़ित पशुओं की संख्या काफी कम है। प्रदेश में 1,87,00,000 गौवंश और लगभग 1 करोड़ भैंस वंशीय पशु हैं। विभाग द्वारा अब तक कुल 11,25,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही बीमार पशुओं का सतत उपचार किया जा रहा है, जिससे विगत 10 दिनों से प्रभावित पशुओं की संख्या एवं पशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है। विगत 1 सप्ताह से किसी नए जिले में पशुओं में बीमारी की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए 23 लाख डोज टीका द्रव्य वर्तमान में उपलब्ध है। जिलों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण एवं उपचार कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विभाग द्वारा बीमारी की रोकथाम के लिए प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार बीमारी का प्रकोप विगत 10 दिनों में कम हो गया है और पशुओं में होने वाले इस रोग की स्थिति नियंत्रण में है। आप फूल गोभी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो शीघ्र पौधों की रोपाई करें या अगेती प्रजातियां जैसे पूसा दीपाली, अरली कुआरी, अरली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, अरली पूसा कार्तिकी, पूसा सिंथेटिक में से किसी एक प्रजाति का चुनाव करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 600-700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौध तैयार करने के लिए 8 से 10 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें तथा गोबर की सड़ी खाद डालकर खेत में मिलाने के लिए जुताई करें। बीज बोने के बाद 3/4 भाग गोबर की सड़ी खाद तथा 1/4 भाग मिट्टी मिलाकर ढक दें। इन क्यारियों की हजारे से सिंचाई करें। 4 से 5 सप्ताह बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है फसल। जीरो टिलेट सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग विशेष रूप से धान की फसल की कटाई के बाद रबी सीजन में बिना खेत तैयार किए सीधे बुआई के लिए किया जाता है, जिससे खेत तैयार लागत व समय की बचत होती है। साथ ही धान की खेती की विशेष नमी से रबी की फसल का अंकुरण आसानी से हो जाता है। इस यंत्र के द्वारा सामान्य फसलों की बुआई सामान्य सीड ड्रिल सीड कम फर्टी की तरह की जा रही है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक के माध्यम से जो कुछ भी जानकारियां हमने आपको दी हैं, अगर आप उसे देख नहीं पाए हो तो आज रात 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर हमारे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। आज के अंक में दी गई जानकारियों से आप कितने लाभान्वित हुए हैं, ये तो आप हमें बताएंगे ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।